Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Manu Gupta, your physics faculty. जो आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का जो फोर्थ चैप्टर है, आज हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं. ऑलरेडी वी हैव डन विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मोशन चैप्टर था. उसमें हमने सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से किए. उसी के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी किए और कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कंसेप्ट है वो हमने सब देखा. अब बारी आती है अपने नेक्स्ट चैप्टर की, फोर्स के बारे में, राइट? तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो आज की क्लास एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी किसके लिए? फोर्स के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही फोर्स के बारे में है ना, उसके लॉज के बारे में है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में है. तो हमें ये जरूर पहले समझना होगा कि आखिर फोर्स क्या होता है, राइट? तो आज हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और फोर्स लगने की वजह से किस किस तरह के हम इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके इस चैप्टर में भी हम जरूर ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक के भी टॉपिक्स की थोड़ी बात करें और साथ में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करें. वी आर गोइंग टू डू सम हॉट क्वेश्चंस एज वेल. ओके तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है मोशन चैप्टर इतना क्लियर नहीं है तो मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं मोशन चैप्टर की वो जरूर देखिए. आपको बहुत अच्छे से मोशन क्लियर हो जाएगा और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट दी फोर्स. तो चलिए करें शुरू. रेडी फॉर दिस? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड फोर्स. मैं अगर आपसे पूछूं, राइट, मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्स से आप क्या समझते हो, जैसे डेली लाइफ में डू यू यूज दिस वर्ड फोर्स? क्या आप यूज करते हैं डेली लाइफ में वर्ड? यस. और कहां पर यूज करते हैं, राइट? तो देखो, फोर्स एक तरह से अगर मैं हिंदी में बात करूं तो फोर्स होता है एक तरह से बल लगाना, है ना, बल लगाना. व्हाट इज दिस? देखो, अभी तक जो हमारा चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर, दैट वाज द मोशन. उसमें हम सिर्फ क्या बात करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, विद सम डिस्टेंस, राइट, इतने टाइम में मूव कर रहा है. बट हमने ये कभी बात नहीं करी कि आखिर वो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है जब हम उस पर क्या लगाते हैं? एक तरह से फोर्स. फोर्स मतलब कैसे? लाइक इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस बॉडी, ठीक है, तो मेरे पास क्या तरीका है? या तो मैं इस बॉडी को इस तरह से उठा लू, तो मैंने इसको मूव किया, दिस इज समथिंग कॉल्ड पुल. इसको बोलते हैं पुल. किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचना इज पुल. या फिर देयर इज अ मेथड कि मैं इसे इस तरह से प्रेस करूं और आई कैन से लाइक दिस. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पुश. डू वी हैव एनी अदर वे टू मूव दिस बॉडी? पुश और पुल. इसके अलावा कोई और मेथड आपको समझ में आ रहा है कि जो लगाया जा सकता है? तो पुश और पुल से हम इस बॉडी को क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं, राइट? तो दिस इज समथिंग इज कॉल्ड फोर्स. दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको मूव करानी है या फिर चलती हुई बॉडी को रोकना है तो क्या तरीका है? या तो आप उस बॉडी को पुश करो या फिर पुल करो, राइट? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर पुश क्या है. जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m. अगर हम उसे इस तरह से धक्का मारे लाइक दिस, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड पुश. वी आर पुशिंग द बॉडी. और अगर हम किसी बॉडी को कुछ इस तरह से अपनी तरफ खींचें तो बोलते हैं इसको पुल करना. जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कुछ गेट्स पे भी लिखा होता है पुश द गेट, पुल द गेट. पुल मतलब हम उसको खींच के खोल देंगे, पुश मतलब उसको दबा के खींच देंगे. तो ये क्या होता है? पुश और पुल. सो अ पुश इज अ फोर्स एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी. अगर बॉडी को अपने से दूर फेंका जाए तो दैट इज पुश. अपनी तरफ खींचा जाए so that is pull. So these are some examples of push. Pushing a box, kicking a ball, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए. वही पुलिंग के लिए पुलिंग अ बॉक्स, ये सब एग्जाम्पल पुल के हो गए. सो आई होप इट इज क्लियर पुश या पुल क्या होता है. ओके अच्छा, अब ये देखो, जैसे अगर मान लो मुझे इस बॉक्स को मूव कराना है तो हमने बोला पुश और पुल इज द वन ऑफ द वे. अब दुनिया में कोई और एग्जाम्पल भी ले लो तब भी आपको पता चलेगा कि हम उस बॉडी को कैसे मूव कर पा रहे हैं, या तो पुश करके या पुल करके. जैसे मान लो आपको एक ड्रॉर खोलना है, हम ड्रॉर कैसे खोलते हैं? ऐसे पकड़ के खींचते हैं बाहर, तो दिस इज व्हाट? पुल, है ना. मेरे पास कोई ट्रॉली है, उस ट्रॉली को मुझे मूव कराना है,
सो हाउ विल वी डू दैट? या तो हम उसे ऐसे करते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड पुश, या फिर हम उसे अपनी तरफ खींच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पुल। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो नीचे से अगर हम वेट्स को ऐसे उठाएं, ऐसे, दिस इज कॉल्ड पुल, दिस इज कॉल्ड पुश, पुल, पुश, राइट? तो इसमें भी हमने अगर बॉडी पे फोर्स लगाया तो कैसे लगाया? बाय पुशिंग और बाय पुलिंग। यस, इवन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द चार्ज, है ना, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और दूसरा भी चार्ज है पॉजिटिव Q, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल, मतलब ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये भी इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो बताओ मुझे, एक तरह से ये जो रिपल्शन ये कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है? दे आर पुशिंग ईच अदर। ये क्या किया? इसने पुश किया, यानी कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, यानी कि दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर। इवन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने का मतलब दे आर पुलिंग ईच अदर। तो यहां पर भी क्या हुआ? पुश और पुल। इसका मतलब चार्जेस ऑल्सो अप्लाई द फोर्सेज ऑन ईच अदर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां भी हमने क्या देखा? फोर्स लगाने का तरीका क्या है? पुश या पुल। In fact, if I'll take the example of magnets, ये देखिए, यहां पे मान लो साउथ पोल है, ठीक है ना, और यहां पे नॉर्थ पोल है। सो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन का मतलब दे आर पुलिंग ईच अदर। और अगर मेरे पास सेम पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दे विल पुश ईच अदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट कि दुनिया में हमने क्या देखा? किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने का तरीका क्या है? या तो उस बॉडी को आप पुश करो या फिर क्या करो? पुल करो। वेदर यू कैन पुश दैट बॉडी और पुल दैट बॉडी, एंड दैट इज वाई हमने क्या किया? हमने नाम रखा, या मैं कह सकती हूँ डेफिनेशन हमने फोर्स की कैसे बनाई? द पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यू अंडरस्टूड दिस कि फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस पर पुश या पुल करना पड़ता है। उसी को ही हम क्या बुलाते हैं? फोर्स। सो आई कैन डिफाइन द फोर्स एज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। थोड़ा बेटर डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, सो वी कैन से फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कोर्स which changes or tries to change the state of rest or the state of motion or the direction of motion or the shape of a body। ठीक है, अगर इलेबोरेट करके लिखना है तो ये भी हम अभी समझ लेंगे पूरा डेफिनेशन इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में। बट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक बॉडी, हम बोल रहे हैं एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो उसके लिए एटलीस्ट दो बॉडीज के बीच में कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, राइट? इंटरेक्शन होना चाहिए, बोला। फिर क्या बोला? फोर्स इज द वन हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, आपको ध्यान होगा मैंने आपको दो तरह की क्वांटिटीज कराई थी, कौन कौन सी? स्केलर एंड vector। Very good। Scalar quantities are the one which is having only the magnitude, no direction, but whereas the force is the one having magnitude as well as direction। मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, तो हम ये भी बताएंगे कि उस पर फोर्स कहाँ लगाया है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, साउथ डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन भी बताते हैं। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे। ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। यानी कि मैं क्या बोलूंगी कि मैंने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, 55 न्यूटन, इस तरह से। वही सीजीएस में हम इसे क्या बुलाते हैं? डाइन। डाइन, डायन नहीं, डाइन। ओके, और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो क्या होता है? 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। ठीक है, ये रिलेशन हम याद रखेंगे, 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं 100 न्यूटन में बताइए कितने डाइन होते हैं? बताओ, चलिए, टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स। बताइए, कमेंट्स में बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, सो व्हाट डू वी नो? 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन,
तो 100 न्यूटन में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 5 डाइन, एंड दिस कैन बी रिटन एज 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है ना, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, इसको 1 और 2, 2 0 है, और अब इनको क्या करते हैं, प्लस 2 प्लस 5, so this will be 10 raised to power 7 9. Is it your answer also? Very good. So this is the correct answer. यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या बात करी, फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस इज डाइन, द रिलेशन बिटवीन देम इज 1 न्यूटन इज 10 raised to power 5 डाइन. वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर टिल हियर. चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्या नोटिस किया कि कभी भी हमने किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से हमने उस बॉडी पे देखा कुछ चेंजेस हमने देखे. तो वो जो चेंजेस हम देखेंगे बॉडी में, उसी को हम कहलाते हैं, उसी को हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस के लगाने से क्या चेंजेस देखे. पहली चीज हमने ये नोटिस किया कि जैसे मान लो कोई बॉल रेस्ट पे है ना, अगर इस बॉल पे हम कैसा लगा दें, तो बॉल इज एट रेस्ट, अगर मान लो इस पे हम फोर्स लगा दें, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ऐसा मान रहे हैं हम लोग, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, देन व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, द बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट इट विल कम इनटू मोशन, ये चलना शुरू कर देगी, राइट, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो बॉडी क्या थी, ऑलरेडी मोशन में है ना, ऑलरेडी क्या कर रही है, चल रही है, और अगर हम क्या करें, यहां पे ये देखो ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे मोशन है, और हम क्या करें, इस पे फोर्स कहां लगा दें, इस डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या देखेंगे, ये रेस्ट पे आ सकती है ना. चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका छोटा भैया है, ठीक है, छोटा भैया वो क्या कर रहा है, वो ना साइकिल पे बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ही इज जस्ट सिटिंग ऑन द साइकिल एंड एंजॉयिंग, है ना, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका भैया, ओके. सो राइट नाउ ही इज एट रेस्ट, ओके, ही इज एट रेस्ट. तो अभी क्या हुआ, आपको थोड़ी सी मस्ती सूझी, आपने सोचा चलो भैया भाई को परेशान करते हैं, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर पीछे से ऐसे धक्का मारा, ऐसे पुश किया. अब पुश करोगे तो क्या होगा, एक तरह से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो अब क्या हुआ, उसकी साइकिल चलने लगी, सो इट विल कम इनटू द मोशन, राइट. तो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ जाएगी अगर हम फोर्स लगाएंगे. उसी तरह से अगर मान लो इसकी जो साइकिल है वो चल रही है ना, मान लो उसकी साइकिल ऑलरेडी यहां चल रही है, एंड नाउ यू वांट टू स्टॉप द साइकिल, मोशन वाली साइकिल को रोकना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, क्या आप पीछे से फोर्स लगाओगे ऐसे, क्या साइकिल रुकेगी, नहीं रुकेगी ना. अब आपको साइकिल को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे से फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. तो अगर मोशन इस तरफ है, देखो ध्यान से, अगर मोशन इस तरफ है तो आपको रोकना है तो फोर्स कहां से लगाना पड़ेगा, इस साइड से, राइट. तो वी कैन सी दैट फोर्स कैन स्टॉप द बॉडी एंड फोर्स कैन मूव द बॉडी ऑल्सो, है ना. चल अब देखो, मान लो अभी क्या हुआ, आपका भाई साइकिल चला रहा है, लेकिन उसको ना ऐसे कह रहा है, भैया यार मजा नहीं आ रहा, मेरे साइकिल का स्पीड बहुत कम है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दो ना, है ना. तो आप क्या कर रहे हो, यू आर पुशिंग दैट साइकिल. तो पीछे से अगर आप धक्का लगाओगे तो मोशन में तो वो है ही, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी. इसका मतलब फोर्स सिर्फ बॉडी को मोशन में नहीं लाता, अगर आप फोर्स लगाते रहोगे तो वो उसकी स्पीड को भी बढ़ा सकता है. अगर एक बॉडी का जो ऑलरेडी मोशन में है इस डायरेक्शन में, अगर आप पीछे से फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट. और अगर बॉडी मोशन में यहां पे है और आप अगर फोर्स को यहां से लगाओगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यस. और हमने ये भी नोटिस किया कि हम चाहें तो बॉडी की स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने वो खेला क्रिकेट, सामने से बॉल आ रही है, हम बैट से ऐसे हिट कर रहे हैं, ऐसे बॉल आ रही है, हम ऐसे हिट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया,
और फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉल का डायरेक्शन है दैट वी हैव चेंज्ड, सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी आल्सो। यस, सामने से मान लो शटल आ रही है, शटल आ रही है सामने से, हमने रैकेट से हिट किया तो डायरेक्शन तो ये थी शटल की, बट जैसे हिट किया तो वहां चली गई। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, हमने ये भी पॉइंट नोटिस किया कि डायरेक्शन भी बदली जा सकती है। इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, डो का, वो जो होता है ना घर पे आटा होता है, या फिर मैं एग्जांपल ले सकती हूँ क्ले का, अगर हम उसे दबाएं, है ना, अगर हम उसे फोर्स लगाएं, पुश करें, तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी आल्सो। सो वी कैन से दैट वी हैव सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। देखिए कौन कौन से इफेक्ट पॉसिबल हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में ला सकती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द क्रिकेट एंड बैडमिंटन। यस, देन फोर्स कैन चेंज द स्पीड, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एंड in fact if I'll take the example of the clay, then I can change the shape of the object also. चलिए, after understanding this, if I'll come to this definition, जैसा मैंने बोला था, I'll tell you about this definition. अब देखो, पढ़ो ध्यान से। Force is defined as an external cause which changes, जो change करती है या फिर कोशिश करती है, और tries to change क्या, state of rest, state of motion, direction या फिर shape, राइट यानी कि यहाँ तो एक ऐसी डेफिनेशन बन सकती है जिसमें हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में लिखें, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हमने क्या बात करी, फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसकी एसआई और सीजीएस यूनिट, और इसी के अलावा हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की बात भी करी, राइट। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स टाइप्स। टाइप्स की बात करते हैं, चलिए। ऑलराइट, क्या ये फोटो देख के कुछ याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है ये फोटो देख के कुछ? इट्स अ गेम एक्चुअली, यस इट्स अ काइंड ऑफ गेम। क्या आपने खेला ये गेम? क्या बुलाते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर। यस, ये गेम कहलाता है टग ऑफ वॉर। जिन बच्चों ने ये गेम नहीं खेला है, इसके बारे में थोड़ा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। ये बहुत मजेदार गेम होता है। इसमें एक रोप होती है, रोप के इस साइड पे कुछ टीम है ना, जैसे मान लो 10 पर्सन की टीम इस साइड है, रोप के इस साइड 10 पर्सन की टीम है। तो यहाँ पे ना बीच में एक लाइन होती है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, ये पूरी टीम को इस लाइन को क्रॉस करके अपने पास लाना होता है। तो जो टीम ले आती है वो जीत जाती है, राइट। तो इस तरह से ये गेम रहता है। तो आपने खेला है गेम? अगर आपने ये गेम खेला है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए, यस मैम हमने ये गेम खेला हुआ है। ठीक है, देखते हैं किस किस बच्चे ने टग ऑफ वॉर खेला है। ओके, तो टग ऑफ वॉर की हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि दोनों टीम में से कौन सी टीम जीत जाती है, मतलब किस टीम को अगर जीतना है एक टीम को, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस टीम को फोर्स दूसरी टीम के कंपैरिजन में ज्यादा लगाना पड़ता है, राइट। अगर मान लो दोनों ही टीम है ना अपनी जी जान से लगे हुए हैं, ये वाली टीम ने भी फोर्स लगाया है 100 न्यूटन इस तरफ, इस वाली टीम ने भी यहाँ पे फोर्स लगाया है 100 न्यूटन, तो जब दोनों ही टीम 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगी और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तो कोई जीत पाएगा क्या? नहीं ना। फिर तो बॉडी ना तो इधर जा पाएगी ना उधर जा पाएगी, मतलब रोप स्टक हो जाएगी बीच में, राइट। अगर आपको जीतना है तो एक एक टीम को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस टीम ने 120 न्यूटन लगा दिया और इसने तो कितना ही लगाया हुआ है 100 न्यूटन, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये वाली टीम जीत जाएगी क्योंकि इसने फोर्स ज्यादा लगाया है, राइट। तो ये जो मैंने केस बताया आपको, कौन सा वाला केस, ये वाला केस, कि जब बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे और बॉडी कहीं नहीं जा पाई, राइट, नो चेंज इन द बॉडी, तो इन दैट केस ये फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, बैलेंस मतलब कि बैलेंस हो गया है, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से बैलेंस्ड। और ये जो फोर्स हम देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि एक तरफ फोर्स ज्यादा है एक तरफ कम है, तो बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड। तो ये हमारे दो टाइप्स हो जाते हैं फोर्सेस के, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, ये जो सेकेंड वाली पिक्चर है, क्या जो मैंने आपको बताया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, उससे आपको क्लियर हुआ कि ये कौन सा फोर्स है, इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? तो हम देख पा रहे हैं इधर सामने से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ यहां से ही 2 पर्सन फोर्स लगा रहे हैं,
तो इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और ध्यान से सोचिए, अगर यहाँ पर ये दोनों फोर्स इस तरह से लगाएंगे, यानी कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी बॉडी मूव कर पा रही है ना, द बॉडी विल गो इन दैट डायरेक्शन। नहीं तो क्या होगा, अगर इसने भी मान लो 200 न्यूटन लगा दिया और सामने से भी बंदों ने 200 लगा दिया, तो क्या ये टेबल मूव कर पाएगी? नो, इट विल नॉट बी एबल टू मूव। तो एक पॉइंट और हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी बॉडी को अगर हम उसकी पोजीशन से, स्टेट ऑफ पोजीशन से चेंज कराना चाहते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स देना ही पड़ेगा। करेक्ट? यस। तो देखिए, somehow we can define these terms like this। इसको जरूर से याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर पूछते हैं डिफाइन अनबैलेंस्ड फोर्स विद एग्जांपल एंड ऑल। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? when the two forces acting on an object are different, the object undergoes a change in state of rest or motion। ठीक है, और बैलेंस क्या है? when two forces acting on the object are equal and opposite, the objects undergo no change in state of rest or motion। right, so I can say here that कि हमारे पास दो तरह के फोर्सेस हो गए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज बैलेंस्ड, the other one is unbalanced force। okay, let's see this example। in the balanced force, अगर इस बॉडी पे हमने यहां पर 10 न्यूटन लगाया है, ठीक है, दिस इज F1, और यहां पर F2 लगाया है 10 न्यूटन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या हो गया? F1 प्लस F2, है ना, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखो F1 कितना है? 10, F2 कितना है? दैट्स 10, बट इन मैग्नीट्यूड, है ना। लिसन केयरफुली, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन आल्सो। तो 10 न्यूटन तो है, बट दैट इज इन लेफ्ट साइड। तो अगर आपने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, तो -10। तो ये कितना हो गया? 0। तो हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स हम क्या लिखते हैं? 0। करेक्ट। वहीं अगर मैं एग्जांपल ले लूं, देखिए ध्यान से, अनबैलेंस्ड फोर्स का, सो आई कैन से दैट, मान लो बॉडी पे आपने यहां से फोर्स लगाया 30 न्यूटन, राइट, और हमने यहां से फोर्स लगाया 20 न्यूटन। So net force acting on the body will be 30 Newton, right, minus 20, तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमने क्या देखा? क्या ये 0 के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे कि बैलेंस फोर्स में द टोटल फोर्स की बात कर रही हूँ, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है, और इसमें नॉट 0 है। तो कई बार पता है क्या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, अच्छा क्या इसका मतलब ये है बैलेंस फोर्स पे बॉडी पे फोर्स ही नहीं लगता है? नो, इट्स नॉट करेक्ट। बैलेंस फोर्स पे बॉडी पे फोर्स तो लगता है, लेकिन टोटल फोर्स 0 होता है। देखो फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट टोटल फोर्स 0 है। तो स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। करेक्ट। चलो कुछ और बातें देखते हैं इसमें अब। So I can define like this: two equal forces applied in the opposite direction get subtracted. 100 minus 100 will give you 0. So if two forces act in opposite direction, net force will going to be 0. Correct? ये बैलेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। वही अनबैलेंस को देखते हैं। अब देखो, अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दोनों फोर्सेस एक ही साइड से लग रहे हो, लाइक 100 एंड 80, तो इन दैट केस क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? No, we should add them because they both are in the same direction. So the total force acting on this is 180 Newton. This is the example of unbalanced force. Yes, unbalanced force. Now the next one. अब देखो, अगर इस बॉडी पे 100 न्यूटन इस तरफ लग रहा है एंड 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, so I told you this example. So in that case we need to
subtract them. Very good. We need to subtract them and you will get 90 Newton. Correct? Okay. यहाँ तक क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? चलो एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देती हूँ मैं अब आपको। देखो कई बार ना क्या आता है, ऐसा पूछते हैं कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, और हमने क्या किया ना, इस पे ना बैलेंस फोर्स लगाया, ठीक है ना, बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं कई बार कि अच्छा मान लो अगर इस बॉडी पे 20 न्यूटन यहाँ से लग रहा है और 20 न्यूटन यहाँ से लग रहा है एंड द बॉडी इज एट रेस्ट, विल द बॉडी कम इन मोशन और नॉट? बताइए, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, इफ वी विल अप्लाई द फोर्सेस लाइक दिस, विल इट कम इन मोशन? नो, इट विल नॉट कम इन मोशन, बिकॉज वी कैन सी दैट यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो बेटा ये ध्यान रखना, कोई भी बॉडी मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगना चाहिए, है ना। अगर आपने नेट फोर्स दिया है तो ही बॉडी मोशन में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भाई आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो मोशन कहां से आएगा, है ना। आप किसी बॉडी को पुश या पुल ही नहीं करोगे तो मोशन कहां से आएगा, वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट केस देखो, अगर मान लो मेरे पास एक बॉल है जो कि मोशन में है, ठीक है ना, और मैंने क्या बोला, इट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड। I have a body which is moving with a speed of 30 meter per second. Now I will going to apply the force on that. मैंने इस पे फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, पीछे से 50 न्यूटन, आगे से भी 50 न्यूटन, ऐसे। Now will the body come in motion? मतलब will the body come at rest or will it be in motion? Will its speed increase? Will its speed decrease? ध्यान से सोचो, इन दिस पर्टिकुलर केस क्या बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, क्या ऐसे ही रहेगी सेम एज इट इज इन मोशन, या फिर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या स्पीड डिक्रीज हो जाएगी? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। यस यस यस, द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, तो ऑलरेडी बॉडी मोशन में है। अगर आप उसे रोकना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो क्या चाहिए? वी नीड द फोर्स फॉर दैट, वी नीड द फोर्स फॉर दैट। बट अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स कितना है? 0। यस, दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अगेन वी हैव द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो जब आपने कोई फोर्स दिया ही नहीं तो क्या बॉडी में कोई चेंज आएगा? क्या बॉडी में कोई चेंज आएगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज द केसेस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी विद द सेम स्पीड। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जो बॉडी मोशन में है अगर हम बैलेंस फोर्स का केस बना दे तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो बच्चे लिख देते हैं यस। नो, बैलेंस फोर्स का मतलब है नेट फोर्स 0, फोर्स दिया ही नहीं है तो जो बॉडी मोशन में वो एज इट इज मोशन में ही रहेगी। क्लियर है? इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? इफ यू वांट टू मेक एनी बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट, इट शुड बी अनबैलेंस्ड। तो ये वाला केस भी क्या है? रेस्ट से रेस्ट में, राइट? तो ये भी किसका है? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का। अब मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाल के दिए हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो 3 मार्क का अगर आपका क्वेश्चन आता है, सो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। क्लियर? यस, समझ में आ रहा है? ये सारे वही पॉइंट्स लिखे हुए जो मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, वो सभी पॉइंट्स हैं ये वाले, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। करेक्ट? चलें आगे, देखिए। ओके, अब मेरे पास आप लोग के लिए क्वेश्चन है। मैंने आपको पूरा टॉपिक जो है फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं और बैलेंस अनबैलेंस के बारे में बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे और देखते हैं आपका फटाफट से आंसर आता है कि नहीं। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, आपको इन सब के आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं क्या आए हैं। ओके, शुरू करें? रेडी? लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितनी जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। What happens when an unbalanced force acts on the body? जब बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, जो बॉडी रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी।
द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो इतने से ही चलता रहेगा. द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ चेंज इन मोशन एट द स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन. मतलब कि अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, अनबैलेंस का मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम फोर्स इज एक्टिंग. तो अब बॉडी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस. तो क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि उसकी स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे. रेस्ट पे या मोशन मोशन में नहीं रहेगा. यू गॉट इट? यस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. An object of mass 2 kg sliding with a constant velocity. है ना? You have a body of mass 2 kg and it is moving, or I can say sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless surface. Like this. The force required to keep the object moving with the same velocity. अगर कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, वो भी कैसे सरफेस पे? फ्रिक्शनलेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ रोकने वाला नहीं है उसको. तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो ये सेम वेलोसिटी से चलता रहे, तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? देखिए ऑप्शंस 32, 0, 2 और 8. बताइए, सोचो. जो कंसेप्ट आज मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे मुझे बताइए व्हाट शुड बी द आंसर. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ स्पीड के साथ, तो अगर आप चाहते हो वो ऐसे ही मूव करती रहे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? जीरो. फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. भैया अगर बॉडी कोई चली रही है, कोई मोशन में ही है, तो आप उसे क्यों छेड़ रहे हो? जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे भी नहीं, तो भी तो वो सेम से चलती ही रहेगी ना. अगर आपको उसको रोकना है तो फोर्स लगाना है, अगर आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स लगाना है. आपको तो कुछ भी नहीं करना, उसने तो बोला कि सेम से चलाना है, फिर फोर्स की जरूरत ही नहीं है. समझे ना? अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना है इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक के कंसेप्ट को, कि मैंने क्या बताया है. कि कोई बॉडी अगर मोशन में है और आप चाहते हो वो मोशन में ही रहे सेम वेलोसिटी के साथ, तो कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं है, मत छेड़ो उसे, जैसे है वो एज इट इज रहेगी. यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is true regarding balanced and unbalanced force? पढ़िए पॉइंट्स, देखो कौन कौन से हैं. सी द ऑप्शंस केयरफुली, बताइए क्या आंसर आएगा. So yes, balanced force result in no change in motion, while unbalanced force causes the acceleration. Acceleration हमने पढ़ा था कि acceleration क्या होता है? Change in velocity. या तो उसकी velocity बढ़ सकती है या उसकी velocity कम हो सकती है. कब? जब हम unbalanced force लगाएंगे. yes? तो ये आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What when the force acting on a moving object are balanced, what can be said about its motion? अगर हमने बैलेंस फोर्स लगाया है, मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो. कोई फोर्स नहीं लगाया है, फिर क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी. अरे स्पीड कैसे बढ़ सकती है? जब आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? राइट. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर बॉडी क्या है, जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, या फिर द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग ए नेट फोर्स, या फिर उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा. सो हमने क्या देखा? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ऑलरेडी रेस्ट पे नहीं है, ऑलरेडी मूव कर रहा है. तो जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, आप उस पर बैलेंस फोर्स लगाओगे, मतलब नेट फोर्स जीरो लगाओगे, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था. यस. जीरो न्यूटन वाला. यस. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस के कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the unit of force in the international system? क्या है इसकी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज न्यूटन. वेरी नाइस. तो आज हमने क्या किया? एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं इस टॉपिक पे. आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये जो बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट जो बच्चों का थोड़ा हिला रहता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर. आज के लेक्चर का जो भी नोट्स के पीडीएफ रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, और इनफैक्ट जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं. फिर मैंने कुछ आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें वर्कशीट भी ऐड करी है. मेक श्योर आप वो वर्कशीट साथ साथ करते रहें. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन.
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।